दिल्ली में कैलाश कॉलोनी की रहने वाली पायल और वहीं उसके पड़ोस में एक लड़के के घर एक दोस्त आया जाया करता था जिसका नाम था ऋतिक। एक दिन ऋतिक की नज़र अपने दोस्त के घर जाते समय पड़ जाती है पड़ोस में रहने वाली पायल पर, और वहीं पायल की आंखें भी ऋतिक के साथ हो जाती हैं चार। और जब दोनों की आंखें चार होती हैं तो पहली ही नज़र में पायल को हो जाता है ऋतिक से प्यार, और ऋतिक भी पायल को अपना दिल दे बैठता है। अब किसी तरीके से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। एक दिन पायल ये डिसीज़न लेती है कि अब बहुत लुका छुपी हो गई, अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। वहीं ऋतिक भी यही कहता है कि हाँ, मैं भी यही चाह रहा था कि अब हम छुप छुप कर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। और जब पायल अपने घर वालों से अपने मन की बात कहती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है जिससे वो शादी करना चाहती है, तो घर वाले उसके लिए मना कर देते हैं। घर वाले मना कर देते हैं तो पायल उनके विरोध में जाकर उनकी मर्जी के खिलाफ ऋतिक से कर लेती है एक मंदिर में शादी। और ऋतिक भी चूंकि पायल को पसंद करता था, इसलिए ऋतिक और पायल दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। शुरू में तो पायल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बरसों की मुराद पूरी हो गई, उसको मनचाहा पति मिल गया है, बेहद प्यार करने वाला। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, दोनों पहले छुप छुप के मिलते थे, लेकिन अब तो शादी हो गई थी। अब 24 घंटे दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। जब साथ रहना शुरू किया तो ऋतिक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू हुआ। अब छोटी छोटी बात पर ऋतिक पायल के साथ झगड़ा करने लगा था। पायल को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो ऋतिक कल तक उस पर जान निछावर कर दिया करता था, आखिर उसमें ये परिवर्तन कैसे आता जा रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि जो एक साल लुका छुपी का खेल चला ऋतिक और पायल के बीच में, ऋतिक ने कभी अपनी असलियत पायल के सामने जाहिर होने ही नहीं दी, क्योंकि ऋतिक को थी शराब की लत, ऋतिक को थे कुछ गंदे शौक, और वो पायल को हासिल करने के लिए उन सब पर पर्दा डालकर पायल के सामने एक ऐसा व्यक्ति बना रहा जिसे पायल दिल दे बैठी। और शादी के 1 साल के बाद उनका एक प्यारा सा बच्चा होता है। एक बेटा होने के बाद में पायल और ऋतिक की गृहस्थी अपनी पटरी पर दौड़ ही रही थी कि अचानक से ऋतिक एक दिन शाम को जब घर आता है, दारू के नशे में चूर होता है और छोटी सी बात पर पायल के साथ करता है लड़ाई झगड़ा। लेकिन उसके साथ साथ वो उसके माता पिता को भी गाली देता है। अब चूंकि पायल ने अपने माता पिता के खिलाफ जाके शादी की थी, इसलिए वो ये सब बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर वालों ने तो पहले ही मना कर दिया था कि ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन पायल को तो जैसे ऋतिक के अलावा कुछ और सुझाई नहीं दे रहा था। सुबह शाम और रात दिन उठते बैठते उसको तो बस ऋतिक को पाना था, इसीलिए उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ऋतिक से कर ली शादी। लेकिन जब ऋतिक ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, पायल के साथ आए दिन मारपीट करता था, शराब पीकर घर आता था, शराब के नशे में धुत होकर अपने ससुराल वालों को भी गाली दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो ससुराल वालों ने देखा, पायल के घर वालों ने सोचा कि अब बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली है, उसकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, अपनी बेटी को माफ़ कर देते हैं। तो पायल ने अपने घर आना जाना शुरू किया। जब पायल अपने घर जाने लगी, अपने मायके जाने लगी, तो ऋतिक भी पायल के मायके वालों के पास यानी अपनी ससुराल जाने लगा। लेकिन ससुराल जाते जाते ऋतिक को जो शराब की लत थी, शराब के नशे में वो कई बार अपनी ससुराल में जाकर अपना असली चेहरा दिखा देता था। ऋतिक अपनी ससुराल में जाकर वहाँ पर अपने सास ससुर के साथ, अपने सालों के साथ, उनके संबंधियों के साथ गाली गलौज किया करता था। शुरू में तो ससुराल वाले चूँकि नई शादी है ये सब सोचकर बर्दाश्त करते रहे, चूँकि बेटी का पति है, दामाद है, ये सब सोच के बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब हद हो गई तो उसका साला, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने जीजा से खुन्नस रखने लगा। लेकिन एक दिन जब ससुराल में जाकर ऋतिक ने हंगामा किया
तो शिवम ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप रह जाएंगे सन्न। शिवम एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा था क्योंकि वो तो शुरू से ही अपनी बहन और ऋतिक की शादी के खिलाफ था। लेकिन जब ऋतिक ने दारू के नशे में ससुराल वालों का अपमान करना शुरू किया तो लड़की के माता पिता यानी कि पायल के माता पिता तो सबको बर्दाश्त कर जाते थे, लेकिन शिवम से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन शिवम को आया बहुत गुस्सा और शिवम के कुछ दोस्त थे, सूरज और उसके भी साथी। तो एक दिन शिवम ने रात को अपने दोस्तों से बात की कि यार ये मेरा जो जीजा है ऋतिक, ये आए दिन गाली गलौज करता है, मेरी बहन के साथ मारपीट करता है, मेरे माता पिता को भी उल्टा सीधा बोलता है। अब ये हद हो गई है यार, बता इसका क्या करें। तो उसका जो दोस्त था शिवम का सूरज बोलता है कि करना क्या है, ये तुझे परेशान करता है, तू इसकी परेशानी ख़त्म कर दे। शिवम ने कहा मतलब? तो सूरज ने कहा कि मतलब साफ है, इसका काम तमाम कर, इसको दुनिया से रुखसत कर दे, दुनिया से विदा कर दे। तो शिवम बोला यार मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, अब बता क्या करना है। तो उसका जो दोस्त सूरज बोला कि ऐसा है, मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ वहाँ पार्क में चला जाता हूँ और वहाँ पार्क में जाके कैलाश कॉलोनी के पास में जो सुनसान एरिया है वहाँ पर तू अपने जीजा को बुला ले और उसको शराब की तो आदत है, बस फिर क्या करना है। अब वहाँ हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से इसका काम तमाम कर देंगे। अब उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत वो सब कुछ किया, लेकिन जब वो जीजा और वो पहुँचे तो आगे क्या होता है, पुलिस के लिए क्या क्या चैलेंज आते हैं और सूरज और जो शिवम है उनको पुलिस ने कैसे पकड़ा, ये मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, किस चालाकी से किया, ये सब जानकारी आपको देते हैं। एक दिन की बात है कि एक लाश कैलाश कॉलोनी की झाड़ियों में पड़ी हुई थी। किसी ने देखा तो पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, उम्र लगभग 20-21 साल रही होगी, यानी कि युवा लड़का ही था। जब पुलिस उस लाश को देखती है तो पुलिस के सामने एक चैलेंज आ जाता है। चैलेंज ये होता है कि पुलिस ने जब उस लाश को देखा तो वो व्यक्ति मरा हुआ था और उसके चेहरे को इस तरीके से कुचल दिया जाता है कि चेहरा पहचान में ना आ सके। अब वो पुलिस जब तक शिनाख्त नहीं हो जाएगी उस पर कार्यवाही करे तो करे कैसे। अब पुलिस ने सब जगह अपने सर्विलांस के माध्यम से उसकी फ़ोटो को स्प्रेड कर दिया। जितने भी थाने थे सभी थानों में उस फोटो को पहुंचाया कि शायद किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, शायद किसी ने कोई कंप्लेंट की हो, कोई FIR हुई हो और लोग उसको ढूंढ रहे हो, तो शायद फ़ोटो देख के वो लाश की शिनाख्त हो सके, उसको पहचाना जा सके। लेकिन जब पुलिस को कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं मिली और पुलिस के पास ऐसा कोई भी FIR या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने थाने में अपने परिजन के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, तो पुलिस के लिए एक चैलेंज आ गया, एक चुनौती खड़ी हो गई कि आखिर उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए या फिर एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में उसको रिपोर्ट में थाने में अपने उस लाश को कैसे पहचाना जाए और या फिर अज्ञात के रूप में उसको दर्ज कर लिया जाए। फिर एक पुलिस ने क्या करा कि समाचार पत्रों में उस लाश की फ़ोटो डाल दी गई और समाचार पत्रों के माध्यम से उसमें एक संदेश दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस फोटो को जानता है तो फला पुलिस थाने में आकर संपर्क करे। तभी जो ऋतिक का दोस्त है वो उस फोटो को देख लेता है। अब जब वो उस फोटो को देखता है तो वो थाने में पहुंचता है 8 मार्च को। 8 मार्च को जब वो थाने में जाता है तो वो कहता है कि सर, ये जो फोटो अखबार में आपने प्रकाशित की है ये हूबहू मेरे दोस्त से मिलती जुलती है। मैं कंफर्म तरीके से तो नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि इसमें चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये चेहरा साफ होता तो बिल्कुल मेरे दोस्त ऋतिक से मिलता जुलता ही होता। पुलिस के लिए इतना मिल जाना ही काफ़ी था क्योंकि पुलिस अभी तक अंधेरे में तीर चला रही थी। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है क्योंकि उसकी लाश के पास या व्यक्ति के कपड़ों में कोई भी सबूत या सुसाइड नोट नहीं मिला था, ना ही पुलिस उसकी पहचान कर पा रही थी। जैसे ही ऋतिक का दोस्त पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस उससे पूछती है कि ये ऋतिक कौन है। तब वो
जो ऋतिक का दोस्त है वो पुलिस को बताता है कि ये मेरा दोस्त ऋतिक है और ये कैलाश कॉलोनी में रहता है और ये शादीशुदा है, इसकी एक पत्नी है पायल और इनका एक बच्चा भी है। फिर क्या था, पुलिस ऋतिक के दोस्त को लेकर उस कैलाश कॉलोनी के घर में पहुंचती है। जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो अंदर से एक 20 साल की शादीशुदा युवती निकलती है, एक लड़की निकलती है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या ये घर ऋतिक का है? तो पायल कहती है हाँ सर, ये घर तो ऋतिक का ही है। पुलिस कहती है आपका नाम पायल है? तो वो कहती है हाँ सर, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम पायल है। तो पुलिस कहती है कि बताओ ऋतिक कहाँ है? तो वो कहती है कि ऋतिक कल शाम से लापता हैं और वो मुझसे कह के गए थे कि वो मेरे घर यानी कि मेरे मायके अपनी ससुराल जा रहे हैं, लेकिन ससुराल से वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंने रात को अपने भाई शिवम को कॉल किया था तो शिवम ने बताया कि हाँ जीजा जी आए थे, थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस की बारी थी कि वो शिवम घर तक पहुँचे और पायल के मायके पहुँचे यानी कि ऋतिक की ससुराल। अब पुलिस ऋतिक की ससुराल पहुंचती है क्योंकि पुलिस अभी तक अंधेरे में तीर चला रही थी, लेकिन अब पुलिस के लिए ये एक मौका था और सबूत इकट्ठे करने के लिए पुलिस को पर्याप्त कारण भी मिल गया था और लोग भी मिल गए थे। अब पुलिस पहुंचती है शिवम के घर। शिवम से पूछताछ की जाती है कि भाई तुम्हारे जीजा आए थे कल, कहाँ थे, कितने बजे आए थे और कितने बजे गए थे? तो शिवम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ जीजा आए थे, हम लोग बैठे थे और उसके बाद वो कह के चले गए कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, हम भी परेशान हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो पुलिस को पता चल गया कि शिवम जो है झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने शिवम का मोबाइल लिया और उसकी कुछ चैट्स को देखा तो पुलिस का शक बढ़ गया और पुलिस ने शिवम के दोस्त जिनके नंबर उसमें थे और जिनकी चैट्स पुलिस को मिल गई थी उनसे संपर्क किया, यानी सूरज और उसके दोस्तों से संपर्क किया और उनसे अलग अलग पूछताछ की। जब पुलिस शिवम और उसके दोस्तों से अलग अलग पूछताछ कर रही थी तो सभी के जो बयान थे वो अलग अलग आए, सभी में विरोधाभास था, कोई भी बयान एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, इसलिए पुलिस का शक और बढ़ जाता है। अब पुलिस क्या करती है, उन सबके मोबाइल ले लेती है और उन सबके मोबाइल को सर्विलांस पर डालती है और उनका जो लोकेशन है वो पता करती है कि जो मार्च की 8 तारीख को कहाँ थे, 9 तारीख को कहाँ थे, 4, 5, 6 तारीख को कहाँ थे। तो पता चलता है कि 6 मार्च को ये सब लोग एक ही जगह थे, यानी कि जो ऋतिक का लोकेशन है वही सूरज का लोकेशन मिला और वही ऋतिक के साले शिवम का लोकेशन था और उनके 3-4 दोस्त वो सब एक ही लोकेशन पे थे। साथ ही साथ वहाँ कैलाश कॉलोनी के पास जो पार्क है वहीं एक सीसीटीवी भी लग रहा था। अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला था। उन्होंने उस सीसीटीवी को जब देखा तो पुलिस के हाथ में लग गया एक पक्का सबूत और यहीं से पुलिस का शक था जो यकीन में बदल जाता है। वहाँ 4 लड़के ऋतिक को पकड़ के ले जा रहे हैं पार्क की तरफ और पार्क में ले जाके तेजधार के हथियार से ऋतिक का कर देते हैं काम तमाम और उसके बाद उसको फेंक देते हैं झाड़ियों में। अब पुलिस के पास सबूत मिल चुका था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले शिवम को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही सूरज को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके साथ ही सूरज के कहने पर उसके जो 2 दोस्त हैं उन सब से पूछताछ की जाती है। अब पूछताछ में ये पता चल जाता है कि ऋतिक आए दिन गाली गलौज करता था, ऋतिक मेरी बहन को मारता था, पीटता था, साथ ही साथ अपने सास ससुर को भी गाली देता था और साथ ही साथ ऋतिक शिवम को भी गाली देता था। शिवम ने कहा शुरू में तो मैंने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन जब ऋतिक की आदत हद से बढ़ गई तो मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने ऋतिक को उसके रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। इसीलिए हम सब ने प्लान किया और चूंकि ऋतिक को आदत थी शराब पीने की तो हमने शराब पार्टी रखी और ऋतिक को कॉल कर दिया। जब ऋतिक आया तो सब ने थोड़ी थोड़ी शराब पी, लेकिन ऋतिक को ज़्यादा शराब पिलाई और जब ऋतिक शराब के नशे में धुत हो गया तो हम सब उसे पकड़ के पार्क में ले गए और तेज धार के हथियार से एक चाकू से उसका गला रेत के उसकी हत्या कर दी। कुछ ही देर में ऋतिक की जान निकल गई और उसको झाड़ियों में फेंक के हम सब वहाँ से चल दिए। तो दोस्तों, इस तरीके से पुलिस ने ईमानदारी से मेहनत करके और सबूत को जुटाया। उसके साथ ही ऋतिक और पायल के बारे में पता किया, उसके दोस्तों के बारे में पता किया और
ऋतिक की हत्या करने वाले उन हत्यारों का पता लगाया, उनको गिरफ्तार किया और जेल भेजा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, चाहे वो आपके जान पहचान वाले हों या फिर आपके अननोन लोग हों यानी अनजाने लोग हों। आप किसी पर भी ऐसे ही भरोसा ना करें और देखते रहिए दहशत की दुनिया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन मैसेज ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं।